सर लाइव ओके। नमस्कार साथियों। ये दौर बहुत विपरीत दौर है। सबसे पहले तो हम आप सबसे माफ़ी चाहते हैं, भोपाल सिटी इन्फॉर्मेशन पोर्टल के सारे दर्शक और जितने साथी जो वॉच पार्टीज के थ्रू हम सबको इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में देख रहे हैं। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ इस पूरे समूह की तरफ से, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें हुई जिसके चलते हम पिछले आधे घंटे से उसको सॉर्ट आउट करने में लगे थे। लेकिन साथियों, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने ये भी सोचा कि एक बार बीच में ये भी तय किया कि शायद आज हम लाइव नहीं जा पाएँ, इसमें बातचीत नहीं कर पाएँगे, हमारे विशेषज्ञ साथी हमारे साथ थे। लेकिन फिर ये तय किया कि मुद्दा चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कतों के बाद हम सब फिर से इस लाइव परिचर्चा में शामिल हो पाए। हमारे सारे जो मेहमान हैं, वो भी हमारे साथ बने रहे हैं। और क्यों ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, खासकर जब से कोरोना काल आया है, कोरोना काल के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि अलग-अलग समय में चीज़ें बदल रही हैं। लोग घरों के अंदर बंद हैं, बच्चे घरों के अंदर बंद हैं, काम-काज पे जा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों की आजीविका छूटी है, कुछ लोग घरों में हैं, तो घरों में रहने पर भी कुछ लोग अपने आप को घरों में बंद पाते हैं, तो वो ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस दौर में क्या किया जाए, कैसे किया जाए? अलग तरीके की निराशा का माहौल हो रहा है। और पिछले दिनों एक्टर सुशांत सिंह की जो आत्महत्या हुई और उसने जो तनाव और अवसाद के जो पूरे हमारे सबके बीच में सवाल है, समाज के बीच में सवाल है, युवाओं के बीच में सवाल है, उसको एक बार फिर से एक प्रकार से यूँ भी कह सकते हैं कि उस जिन्न को फिर से जीवित कर दिया है। और उसने हम सबको एक बार फिर से प्रेरित किया है कि हम सब ये चर्चा को जारी कर सकें, बातचीत कर सकें, अपने आस-पास पहली बात इस तरह की चीज़ों को समझ सकें और समझकर अपनी राय बनाएँ। और उस बीच में हमारे आस-पास जो कुछ प्रयास चल रहे हैं, जो आशा भरे प्रयास हैं, जैसे बैतूल जिले में एडिशनल एसपी महोदय हमारे साथ हैं, मैं अभी परिचय कराऊँगा विस्तार से। लेकिन बैतूल जिले में पुलिस ने एक अभिनव प्रयास शुरू किया है जिसका नाम है आस-पास, यानी अपने आस-पास हम देख सकें, समझ सकें और अपने आस-पास के लोगों को थोड़ा टटोल कर तो देखें कि हमारे आस-पास लोग कैसे रह रहे हैं। और यदि इतना ही कर लेंगे तो शायद इस दौर से हम निकल पाएँगे। वैसे ही उमंग हेल्पलाइन के नाम का एक प्रयास है जो हम सब जानते हैं, बहुत बेहतर प्रयास है। युवा साथी वहाँ पर जाकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, अपने साथ होने वाली घटना को बयाँ कर सकते हैं, लोगों की मदद ले सकते हैं। तो उनके साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी भी हमारे साथ हैं, जो बंसल अस्पताल के साइकियाट्रिस्ट तो हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सामाजिक जीवन में भी बहुत सक्रिय रहते हैं और अलग-अलग चैनलों, अलग अपने यूट्यूब चैनल, अपने चैनल के मार्फत लगातार युवा साथियों को और हम सबके बीच में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते रहते हैं। तो साथी, दरअसल हम ये चर्चा को पूरी शुरू करने के पहले थोड़े अभी हमारे यहाँ वर्तमान स्थिति क्या है, थोड़े उस पे बातचीत कर लेते हैं और फिर हम इस चर्चा में डॉक्टर साहब और सभी का परिचय कराते हुए मैं सबसे थोड़ा सवाल-जवाब करके हम थोड़े समझ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने गौर किया होगा कि हमने इस परिचर्चा का विषय रखा है अवसाद यानी डिप्रेशन, तनाव यानी टेंशन और आशा। यानी इस अवसाद भरे दौर में, तनाव भरे दौर में भी आशा की एक किरण है और वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी किरण है और जिसके सहारे हम सब बैठे हैं, हम सब उस उम्मीद के सहारे बैठे हैं। तो इसीलिए हमारी जो पूरी चर्चा आज केंद्रित है, वो हम थोड़ा डिप्रेशन और तनाव को तो समझेंगे ही, लेकिन हमारी पूरी चर्चा केंद्रित होगी आशा पे। यानी इस पूरे निराशा के दौर में हम सब आशा का माहौल कैसे कर सकें, कैसे अलग-अलग जो प्रयोग हमारे आस-पास चल रहे हैं, उनको हम कैसे देख सकें, समझ सकें और उनके साथ हम कैसे हो सकें। तो ये पूरी परिचर्चा है और अभी जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में अभी क्या स्थिति है, तो केवल कुछ आंकड़े ज़रूर आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ कि क्यों इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी लगता है। क्यों अभी हमारे यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि जिसमें हम केवल एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो केवल है हमारा पूरे जीवन को हम हार और जीत के बीच में देखना चाहते हैं। हमारे इसके आस-पास हमारी और कोई लकीर हमको नहीं दिखती है। तो ऐसा क्यों हो गया है और क्या स्थिति अभी हमारे देश की है? तो यदि हम थोड़ा आंकड़ों पर नज़र डालें, तो डब्ल्यूएचओ ने जो कुछ आंकड़े दिए हैं, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अभी जो हमारे यहाँ आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, पूरी दुनिया में भारत का स्थान 25वां है। यानी ये बहुत चिंताजनक है और इसलिए ऐसी परिचर्चाओं की बहुत ज़रूरत है ताकि हम थोड़ी समझ बना सकें। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो पूरे देश में हमारे यहाँ होने वाले अपराध का लेखा-जोखा रखती है, वो बता रही है कि भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या कर रहा है। छात्र यानी हम समझ से पा रहे हैं ये वही छात्र होगा जो युवा वर्ग का होगा या युवा अवस्था का होगा। तो एक स्थिति है, एक लैंसेट की एक प्रमुख पत्रिका है हेल्थ की पत्रिका और वो लैंसेट की पत्रिका बता रही है कि लगभग 2012 का उसकी एक स्टडी है, वो कह रही है कि 1519
15 से 19-29 वर्ष के बीच के युवाओं में सबसे ज्यादा आत्महत्या के प्रकरण आ रहे हैं, और यही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एज भी है। और हर 20वां भारतीय, यानी यदि हम हर 20वें भारतीय को देखें तो वो कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित है। ये आंकड़े बहुत चौंका रहे हैं, भयावह कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इस तरह की चर्चाओं की क्या जरूरत है। तो साथ ही इस चर्चा के इस दौर में जब ये आंकड़े हमको बता रहे हैं, दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और ऐसे कई साथियों की आत्महत्या के दौर आए हैं, उसके बाद हम सबको समझ में आ रहा है कि इस मुद्दे पे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और दरअसल ये तो हमारे आस-पास हो रहा है। मैं जिस गाँव का हूँ, होशंगाबाद जिले के शोभापुर गाँव का, वहाँ अभी मैं पिछले दिनों गया, पिछले 10 दिन पहले गया, और मुझे पता चला कि 1 हफ्ते में या कुछ समय में 2 युवा साथियों ने आत्महत्या की। क्यों आत्महत्या की? कोई कारण समझ में नहीं आता, लेकिन जब दोस्तों मित्रों से बात कर रहा हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारे आस-पास था, लेकिन थोड़ा गुमसुम बैठा करता था, हमने इतना नहीं सोचा था कि आत्महत्या कर लेगा। मुझे समझ नहीं आता कि हमें पता भी था कि गुमसुम था, लेकिन फिर भी हमने बातचीत नहीं की। और वैसे ही मेरे अपने बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, और उनका भी मुझे मामला इस हफ्ते में पता चल रहा है। पता चला है कि वो साथी तो बहुत डिप्रेशन से गुज़र रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं और की बातचीत नहीं है, मेरे और आपके आस-पास अपने घरों की बातचीत है। तो इसलिए हमें ये चर्चा बहुत सार्थक लग रही है, और इसीलिए हमने इसका नाम भी दिया है कि अवसाद, तनाव, आशा और ये सार्थक चर्चा। तो ये सार्थक चर्चा की शुरुआत, औपचारिक शुरुआत अभी हम कर रहे हैं, और हमारे साथ आज एक बहुत सुगठित और बहुत सुदृढ़ और बहुत विश्वसनीय और बहुत बेहतर पैनल है, जिसमें मैं सबसे पहले परिचय कराऊँगा डॉक्टर सत्यकांत द्विवेदी, जो आप साइकियाट्रिक हैं बंसल अस्पताल के, और जैसा मैंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं, तो हम उनको सुनेंगे। मेरे साथ हैं माया बोहरा जी। माया बोहरा जी उमंग हेल्पलाइन, जो मध्य प्रदेश की हेल्पलाइन है, उमंग हेल्पलाइन के निदेशक के रूप में हमारे साथ हैं। तो माया जी का भी स्वागत है। और हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण मेहमान श्रद्धा जोशी मैडम, जो बैतूल जिले में हैं, पदस्थ हैं और एडिशनल एसपी हैं। और आप भी हमारे साथ हैं, और जैसा मैंने अभी कहा था कि बैतूल जिले में एक अभिनव पहल शुरू हुई है पुलिस के विभाग द्वारा, वो आसपास के नाम से है। तो डॉक्टर श्रद्धा जोशी मैडम हमारे साथ उस विषय पे भी बातचीत करेंगे। तो मैं हमारे तीनों मेहमानों का स्वागत करता हूँ, और आवाज़ की तरफ से मैं हूँ प्रशांत दुबे। आप सभी जो साथी भोपाल इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे जुड़े हैं, अलग-अलग वॉच पार्टीज़ के थ्रू हमसे जुड़े हैं, आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। और अब हम इस चर्चा को औपचारिक रूप से शुरुआत कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास ही पहुँचना चाहता हूँ, और डॉक्टर त्रिवेदी से ही मेरा पहला सवाल है कि डॉक्टर साहब, जब हम जैसा हम कह रहे हैं कि हमारे आस-पास ही ये पूरी चीज़ें हैं, और कई बार हम तनाव और अवसाद को अलग-अलग करके नहीं देखते हैं, और कोरोना काल में ये अलग-अलग चीज़ें बिल्कुल सामने आ रही हैं। तो वर्तमान दौर को आप कैसे देख रहे हैं? और फिर इसके बाद मेरा दूसरा सवाल होगा, चाहें तो आप दोनों को क्लब कर दें, कि यदि हमारे आस-पास कोई ऐसा साथी है, या तनाव और अवसाद को हम एक साथ कैसे देखें, और हमारे आस-पास कोई साथी है, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि वो साथी इस प्रक्रिया से गुज़र रहा है? डॉक्टर साहब। जी नमस्कार प्रशांत जी। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे पे बात करने के लिए सोचा। और निश्चित तौर पर अभी हाल ही में जिस सेलिब्रिटी के साथ में ऐसी घटना हुई, उसके बाद से इस विषय पर पूरी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। पूरे देश में लोगों ने बातें शुरू कर दी हैं। तो मैं बात यहीं से शुरू करूँगा कि वहीं से चर्चा क्यों शुरू हुई। या यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत सारी आत्महत्याएँ होती रहती हैं, किसानों से रिलेटेड हों, आम आदमी से रिलेटेड हों, लेकिन वहाँ से चर्चा शुरू होने का कारण क्या है? तो वहाँ से चर्चा शुरू होने का कारण ये है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई साधन संपन्न इंसान जिसके पास दौलत है, शोहरत है, जिसको सब लोग जानते हैं, रिकॉग्निशन है, उसने ऐसा कैसे कर लिया? ये जो हमारा डिनायल है, या ये जो हमारा आश्चर्य का विषय है, इस बात के कारण इस बात ने चर्चा पकड़ी है कि क्यों ऐसा हुआ है, और हम सुसाइड पर बातें करना हम सब ने शुरू की है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुसाइड, या जिसे हम आत्महत्या कहते हैं, इसमें 90% केसेस में मानसिक रोगों का रोल होता है, मानसिक रोगों की भूमिका होती है। उसमें लगभग 70% केसेस में डिप्रेशन एसोसिएटेड होता है, जिसे हम अवसाद कहते हैं। बाकी के जो अन्य बीमारियां हैं, मानसिक रोग हैं, वो है बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है, या किसी भी प्रकार का सब्सटेंस अब्यूज होता है, उसमें भी एसोसिएटेड होता है। और 2 से 4% लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, और कई बार लोग
इम्पल्सिवली जो तुरंत क्षण भर में निर्णय लेते हैं, ऐसे लोगों का इसमें इस परसेंटेज में समावेश होता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमें पता है कि इसमें इतना ज़्यादा रोल मानसिक रोगों का है, तो वो बात प्रिवेंशन या जो इसकी रोकथाम है वो इन रोगों पर आकर के काफ़ी एक बड़ा जंक है, एक बड़ा परसेंटेज है, मैं बल्कि कहूँगा शब्द को सुधारते हुए, एक बड़ा परसेंटेज है जिसे हम बचा सकते हैं। शायद ये 100% प्रिवेंटेबल है, इसे हम रोक सकते हैं अगर हम सही टाइम पर ऐसी पहचान कर लें। समस्या ये होती है कि जब हम किसी दोस्त के बारे में, जान पहचान वाले के बारे में, किसी सेलिब्रिटी के सुसाइड के बारे में सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ये तो उसने किया है, ये वहां पे हुआ है, मेरे साथ में, हमारे आसपास में ये थोड़ी हो रहा है, ये तो उधर हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। जबकि अगर हम WHO के आंकड़े में जाए प्रशांत जी, तो लगभग हर चौथे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार की आवश्यकता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब तक हमें डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, कोई रोग नहीं है, तब तक नहीं। कई बार बहुत सारे एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे तनाव होते हैं, अंतर्द्वंद होते हैं, जहां पर हमें बातचीत करने की या प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती है। तो वो हर चौथा आदमी हमारे आसपास घूम रहा है। अगर हम 5 लोग बात कर रहे हैं तो हो सकता है हम में से किसी एक को जरूरत हो, हम 4 हैं, हो सकता है हम में से किसी एक को जरूरत हो, लेकिन हम इसमें इग्नोर रहते हैं क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव है, कलंक का भी भाव है। लोग कहते हैं कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे तो पागलों के डॉक्टर के पास में गया है, ये तो पागल हो गया है। तो एक स्टिग्मा भी जो समाज ने इसके अराउंड बुन रखा है, वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि लोग इसके लिए हेल्प के लिए नहीं जा पाते और उनको सही टाइम पर प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिल पाती और वो ऐसा कदम की ओर चले जाते हैं। दूसरा, आप देखिए कि हमारे यहाँ अगर आपकी हड्डी टूटी हुई है, आपको बुखार आया है, तो आपको 10 लोग कॉल करेंगे, प्रशांत भाई आप कैसे हैं, प्रशांत जी आज आप कैसे हैं, इनको दिखा लीजिए, उनको दिखा लीजिए, और पूरा समाज, पूरा दोस्त आपकी हेल्प करने के लिए आपके पास में आगे आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इस लाइफ में टाइम पूरा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन के आगे अंधकार है, तो आपसे लोग उल्टा कहेंगे कि तुम तो मजबूत हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो एक्टिव, इतने समाज के एक्टिव वर्कर हो, सब लोगों से मिलते हो, तुम्हें सब लोग जानते हैं, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मजबूत बनो। जैसे ही मैंने प्रशांत जी को ये सलाह दी कि तुम मजबूत बनो, तो मैंने अपने साइड से जो हेल्प देने के रास्ते थे वो पूरी तरीके से प्रशांत जी के लिए बंद कर दिए। अब प्रशांत जी को ये ओढ़ना पड़ेगा आवरण मेरे लिए कि मैं मजबूत हूं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं। तो ये बातें क्षणिक रूप से आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगी, लेकिन मन के अंदर में आपको डिप्रेशन रहा आएगा, वो बना रहेगा, क्रॉनिक मेंटेन रहेगा, और उसका परिणाम ये होगा कि हमें आत्मघाती आइडियाज आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है कि हम आसपास के लोगों में डिप्रेशन को पहचाने कैसे, उसके लक्षण को कैसे आइडेंटिफाई करें, हम जान जाएं कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बिल्कुल, मेरा लक्ष्य, अगला सवाल बिल्कुल यही था, तो हाँ हाँ आपने ही हाँ, उसको छेड़ दिया, तो प्लीज थोड़ा इसको एलेबोरेट कर दीजिए जी कि जी हम अपने आसपास के लोगों को कैसे समझें कि वो इस स्थिति से गुजर रहा है। जी। तो डिप्रेशन का जो लाक्षणिक गुण है वो है दुखी मन या चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट। तो दुखी मन का ये मतलब नहीं होता कि हम लाइफ के किसी एरिया में खुश हैं, किसी एरिया में दुखी हैं। ये परवेजिव सैडनेस होती है, परमानेंट मेंटेन रहती है, 14-15 दिनों तक लगातार अगर ये दुखी मन मेंटेन रहे। तो 3 प्रमुख गुण हैं, एक तो मैंने दुख की बात करी या चिड़चिड़ेपन की बात करी, दूसरा पुराने जिन कामों में मेरा मन लगता था, अब उन कामों में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। पहले मैं दोस्तों से मिलता था, पहले मैं लिखता था, पहले मैं पढ़ता था, पहले मैं बागवानी करता था, मैं आर्ट करता था, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, टेनिस खेलना अच्छा लगता था। अब मेरा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। और 15 दिनों तक अगर ये भी मेंटेन रहता है तो ये डिप्रेशन का गुण हो सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी काम में आसक्ति महसूस करना, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, कोई ड्राइव ही नहीं बचा है। तो 3 लाक्षणिक गुण हैं, सैड मूड, किसी काम में जो पुराने काम इंटरेस्ट है उनमें इंटरेस्ट लूज करना, जिसको हमारी भाषा में एनहेडोनिया बोलते हैं। तीसरा एनर्जिया, आसक्ति महसूस करना। इनके अलावा नींद की आदतों में बदलाव, नींद कभी कभी कम भी आ सकती है, कभी कभी ज्यादा भी आ सकती है। भूख हमारी चेंज हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा लोग इसमें मीठा खाने लगते हैं, कभी भूख बिल्कुल मर जाती है। हमारे फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी में कमी आने लगती है, और लाइफ के लिए पेसिमिस्टिक हमारा व्यू होने लगता है, नकारात्मक रवैया होने लगता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब हम किसी काम के नहीं रहे, अब मैं बिल्कुल अकेला बचा हूं, मैं हेल्पलेस हूं, मेरे आगे कोई रास्ता नहीं बचता, और वो पूरी तरीके से खत्म होती चली जाती है और आत्मघाती विचार भी आने लगते हैं।
और साथ ही साथ आप देखें कि स्टूडेंट पॉपुलेशन में कई बार वो दोस्त लोग उसके कहेंगे कि वो चिड़चिड़ाहट उसमें आने लगी है, बहुत इरिटेबल सा रहने लगा है। तो युवा वर्ग में कई बार डिप्रेशन, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एजुकेटेड पॉपुलेशन में डिप्रेशन का प्रेजेंटेशन यूजुअली सैड मूड के फॉर्म में ना होकर के इरिटेबल मूड के फॉर्म में रहता है, चिड़चिड़ाहट रहता है कि सर ऐसा बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि खा जाएगा, मुझे खाने को दौड़ता है, इतना गुस्सा उसको आता है। तो ऐसे मूड के फ्लक्चुएशंस भी कई बार हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये लक्षण किसी भी आसपास में हमें दिख रहे हैं तो सचेत हो जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कहूं कि मेरा अब इस दुनिया में मन नहीं लगता, मुझे लगता है मेरे सारे काम पूरे हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूजलेस हूं और अब मेरे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, अगर कोई भी आपका परिजन ऐसी बातें कहता है तो बेहद सजग होने की जरूरत है। उससे मजबूत कहने का, मजबूत हो जाओ कहने का टैग मत लगाओ कि तुम अच्छे से सो जाओ ठीक हो जाओगे, तुम ये किताब पढ़ लो तो ठीक हो जाओगे, नहीं। सबसे पहले उसकी बातें सुननी है, अपना जो लिसनर बटन है वो ऑन रखना है, और समझाइश का जो बटन है उसको पूरी तरीके से ऑफ कर देना है। ऐसे केसेस में हमें समझाने का नहीं होता है, सुनने का ज्यादा होता है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो भी आप उसे समझाना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो बातें उसे पता नहीं होंगी, उसे सब कुछ पता होगा, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होता है। और अगर आप इम्पैथी के साथ किसी को सुनते हैं, सामने वाले को लग रहा है कि आपने उसके भावों को आप फील कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी आप हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आप बिना किसी क्वालिफिकेशन के किसी के भी साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत सही में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दरअसल हम सुन पाए, और केवल यदि हमने सही मायने में सुनने की क्षमता विकसित कर ली अपने साथियों को, जो अपने साथी या अपने परिजनों को, तो शायद बहुत हद तक हम इन स्थितियों पर जा पाएंगे। और डॉक्टर साहब, जब आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, चिड़चिड़ा होना या इस तरह की चीजों को, तो जितने साथी हमें सुन रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? जैसे आपने कहा कि 4 में से 1 साथी को ज़रूरत है, तो शायद हम सब अपने आप को एक बार टटोल के देख रहे हैं कि कहीं हम इस स्थिति के इर्द-गिर्द तो नहीं हैं। और हो सकता है, ये कोई वैसी बात नहीं है कि हम शायद इस स्थिति के इर्द-गिर्द हैं, तो कोई बहुत कोई अलग-सी स्थिति है, बहुत सामान्य-सी स्थिति है, तो हमें भी अपने अपने आप को भी इस स्थिति के इर्द-गिर्द देख के समझना चाहिए। और यदि कोई हमारे आस-पास कोई साथी ऐसा है, जो इस स्थिति से गुज़र रहा है, तो उसको भी समझना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, यदि ये स्थिति है, हमारे इर्द-गिर्द है, और जैसे आपने लक्षण बताए, हो सकता है इसमें से कुछ लक्षण हमको दिख भी रहे हैं। तो अभी तात्कालिक रूप से हमने क्या करना है? और मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, जो इस पूरी चर्चा को ग्रामीण क्षेत्रों में सुन रहे हैं, जहाँ शायद अभी साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिस्ट का सवाल, जैसा आपने कहा, वहाँ बहुत दूर तक नहीं आता, आता ही नहीं है पहली बात तो। यदि डॉक्टर्स किसी को सजेस्ट करते हैं कि यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो आप फिर बाद में इसका आएगा, और उसपे भी कई बार घर में बातचीत होगी, चर्चा होगी कि यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे में शुरुआती दौर पे क्या-क्या और किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि जो साथी हैं, जो इस स्थिति से जूझ रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से कुछ लाभ मिल सके? और जो साथी आप इसका जवाब दें, उसके पहले मैं ज़रा दर्शकों से निवेदन कर दूँ कि जो साथी लाइव देख रहे हैं और भोपाल सिटी इन्फॉर्मेशन पोर्टल के पेज पर आपके कोई सवाल स्पेसिफिक हों, तो आप प्लीज़ ज़रूर रखिए, क्योंकि अभी स्थिति कुछ ऐसी है कि हम वो सीधे सवालों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं वो सवालों को देखकर मैं डॉक्टर साहब या बाकी सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उन तक लाने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने सवाल भी वहाँ रख सकते हैं, और डॉक्टर साहब, जैसा मैंने जो पूछा था, प्लीज़ थोड़ा उसका जवाब दीजिएगा। डॉक्टर त्रिवेदी, आप सुन पा रहे हैं? शायद डॉक्टर त्रिवेदी से संपर्क टूटा है, लेकिन ठीक है। तो जब तक डॉक्टर साहब आते हैं, हम उनसे सवाल-जवाब जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ 2 खास मेहमान और हैं। जैसे मैंने परिचय कराया था, माया बोहरा जी हैं, डायरेक्टर हैं उमंग हेल्पलाइन की, और वैसे ही हमारे साथ श्रद्धा जोशी मैम जुड़ी हैं बैतूल से, जो आप बैतूल जिले के एडिशनल एसपी हैं, और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है आस-पास, हम उनसे भी सुनेंगे। मैं पहले माया जी की तरफ जाना चाहता हूँ। और माया जी, उमंग हेल्पलाइन अभी चल रही है, और हम सब देख रहे हैं कि उमंग हेल्पलाइन के, अभी मैंने अखबार में भी पढ़ा कि कितने सारे केसेस आते हैं और कैसे उमंग हेल्पलाइन काम करती है। तो जी। आपसे हमारे दर्शकों के संदर्भ में हम ये जानना चाहते हैं कि किस-किस तरह के केसेस एक तो उमंग हेल्पलाइन लेती है, किस आयु वर्ग के केसेस लेती है, और मैं इसके साथ-साथ आपसे निवेदन ये भी करूँगा कि आप ज़रूर ये भी बताएँ कि किस समय में हम इसमें फ़ोन कर सकते हैं। जैसे कुछ हेल्पलाइन्स हैं जो अच्छा। 24/7 जी, हैं, कुछ 10 से जी, 5 चलती हैं, कुछ 10 से 6 जी, चलती हैं। तो जी, ये 2-3 चीज़ों को यदि आप अपने मेरे इस पहले जी, सवाल के जवाब में आप समेट सकें कि किन लोगों के जी, लिए उमंग हेल्पलाइन है, कैसे चलती जी। है, और यदि कोई साथी इसमें इस प्रक्रिया से गुज़र रहा है और वो आपके पास आएगा, तो उसको क्या-क्या इस हेल्पलाइन के थ्रू मदद मिल सकती है?
मदद। जी जी, धन्यवाद प्रशांत जी। सबसे पहले तो शुक्रिया आपको, ये चर्चा रखने का, बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपने रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। उमंग किशोर हेल्पलाइन जो है बेसिकली किशोर, जैसा कि नाम में ही किशोर लिखा हुआ है, उमंग किशोर, तो किशोरावस्था के बालकों को, बालिकाओं को मद्देनजर रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। और 10 से 19 वर्ष तक के बच्चों की सारी समस्याएं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लाइक परिवारों में कई बार वायलेंस वाले केसेस में हमारे पास आए हैं। और आज का जैसे युवा यूजुअली नशे को लेकर बहुत प्रोन है बच्चे, तो नशे से संबंधित या नशे से मुक्ति से संबंधित कॉल्स भी हमारे पास काफी सारे आते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बच्चों के कॉल आते हैं जो बहुत इमोशनल ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजरते हैं, लाइक सुसाइडल आइडिएशन काफी सारा है उनके पास, या मन में ये विचार कहीं ना कहीं घर किया हुआ है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता या ऐसे जीने से क्या फायदा। ऐसे भी कॉल्स हमारे पास में आते हैं। और ऑलमोस्ट सभी तरीके के कॉल्स आते हैं। परीक्षाओं के दिनों में परीक्षाओं से संबंधित कॉल्स आते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, और करियर का चुनाव कैसे करें, सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, ये याद नहीं होता, ऐसी समस्याएं भी बहुत सारी रहती है। या परीक्षा लिखते हुए ब्लैंक हो जाते हैं हम लोग, क्या करें। अब परिवार में आपसी विवाद ज्यादा हो रहे हैं, तो पारिवारिक विवादों के लिए भी जो उनको इमोशनल डिस्ट्रेस फील होता है उस विवाद से, तो उसके लिए भी बच्चे कॉल करते हैं, राइट। मतलब और इसके अलावा जो जी मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई इस उम्र का 10 से 19 के बीच का यदि कोई किशोर साथी है और वो किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहा है, तो वो उमंग हेल्पलाइन पे फोन कर सकता है, कॉल कर सकता है। इसके अलावा हमारे हेल्पलाइन पे अभिभावक भी कॉल कर सकते हैं और शिक्षक भी कॉल कर सकते हैं। अगर अभिभावकों को उनके बच्चों से संदर्भ में कोई समस्या है तो अभिभावक भी हमारे यहाँ काउंसलर से बात कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ, हमारे यहाँ जो कार्य प्रणाली है वो सुबह से 8 बजे से रात 8 बजे तक अभी हमारे यहाँ काउंसलर्स काम करते हैं, और 2 शिफ्ट में काउंसलर काम करते हैं, और सभी काउंसलर प्रशिक्षित काउंसलर्स है, फॉर्मली ट्रेंड है, और हम उनकी निरंतर ट्रेनिंग पे और हम रिगरस काम करते रहते हैं कि लाइक अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी के जो आत्मघाती कदम के बाद में हमने फिर उसको सुसाइडल जो क्लाइंट्स है उनको कैसे हैंडल किया जाए, टेलीफोनिक जो आपने जैसे अभी डॉक्टर साहब से जो सवाल पूछा कि कैसे हम क्या करें, साइकोलॉजिकल जो फर्स्ट एड है वो हम कैसे दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आसपास तो देख लेते हैं ये चीजें, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम उनके साथ किस तरीके से वार्तालाप प्रारंभ करें और उनको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैसे दें। तो इन सब चीजों पर हम लोग ट्रेनिंग लगातार हमारे काउंसलर्स की करते रहते हैं। बहुत बेहतर। तो एक बार जरा नंबर और दोहरा दीजिए ताकि हमारे सब दर्शकों तक पहुंच जाए। जी, हमारी उमंग किशोर हेल्पलाइन जो है टोल फ्री है, पूरे प्रदेश के लिए चालू है, 14425। ये उमंग किशोर हेल्पलाइन के नंबर है 14425 14425। तो सभी साथियों ने सुना होगा 14425 किशोर साथियों के लिए हेल्पलाइन है 10 से 19 वर्ष के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात माया जी ने शेयर की कि अभिभावक भी यदि किसी परेशानी से गुजर रहे हैं बच्चों से संदर्भित, इस उम्र के संदर्भित, तो वो भी फोन कर सकते हैं और शिक्षक महोदय भी फोन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने ये भी सुना है, समझा है कि क्लास में कई बार बच्चे का स्वभाव बदलता है और क्लास में टीचर उसके साथ एक लंबा समय बिताते हैं, और यदि टीचर उस स्थिति को वहीं समझ रहे हैं और शायद हम में से यानी उस स्थिति को देख रहे हैं लेकिन शायद हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बच्चे के साथ कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, तो फिर उस संदर्भ में भी हम इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 14425 इसका नंबर है और सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक होती है। लेकिन मेरे वैसे ही एक जहन में सवाल आ रहा है कि मान लीजिए मुझे 8 बजे के बाद ऐसा लगा कि मुझे अभी जरूरत है, और कई बार ऐसा होता है कि रात को अचानक युवा साथी को ये जरूरत पड़ जाए, तो तब भी क्या ये हेल्पलाइन काम करेगी या किसी स्थिति में? उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, हमारी एक और हेल्पलाइन चल रही है जो हम इंदौर से संचालित करते हैं। बेसिकली मैं इंदौर से हूँ और मैं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक हूँ और पिछले काफी सालों से इस दिशा में काम कर रही हूँ, और बेसिकली सुसाइड प्रिवेंशन पे स्पेसिफिकली मुझे काम करते हुए 2012 से रिगरसली मैं सिर्फ इसी विषय पर लेकर काम कर रही हूँ। तो हमने इंदौर में एक हेल्पलाइन और चला रहे हैं, स्पंदन लाइफ मूव्स ऑन करके हेल्पलाइन है,
जो 24/7 हेल्पलाइन है, वाह, और रात को दिन को, और आपको मुझे बताते हुए गर्व भी हो रहा है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल अर्ज पे थे, 800 से ज्यादा, 850 के करीब संख्या हो गई है अभी, कि जी। उतने लोग थे जो अर्ज पे थे, यानी कि कोई सागर में डूबा हुआ, कोई नदी में पैर लगा के बैठा हुआ, कोई कलाई काटा हुआ, कोई फिनाइल पिया हुआ, ऐसे लोगों को हमारी हेल्पलाइन से सेव किया गया है। और 18,000 से ज्यादा लोगों को जो इस तरीके का विचार मन में रख रहे थे, उनको काउंसिल करके आज वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, सुकून से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं आगे। मैं, आप चाहें तो मैं उसका, उनका, उस हेल्पलाइन का नंबर भी मैं दोहराता हूँ, हेल्पलाइन का नंबर मैं निकाल के बैठा था क्योंकि ताकि सब अच्छा, साथियों को अलग अलग जगह पहुंचे। अच्छा, और स्पंदन ये महत्वपूर्ण हेल्पलाइन है जिसका माया जी जिक्र कर रही हैं। और साथियों, ये वही समय है जब यदि भूल कर भी ये विचार हमारे मन में आता है कि ये यही लीला जीवन की हमको समाप्त करना है, तो एक बार इस तरह की हेल्पलाइन पर जरूर जाएं, क्योंकि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, अनमोल है। और जैसे अभी हमें आशा, अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि आशा मतलब जीवन में ऐसा क्या क्या है जहां जहां हम जा सकते हैं, कैसे इस जीवन को खुशनुमा और बना सकते हैं। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है तो उससे इस तरीके से नहीं जूझना। तो मैं एक बार स्पंदन जो संस्था है, माया जी जिसको वहां पर भी लीड करती हैं, मैं उसका नंबर दोहराता हूँ। माया जी, यदि कोई चूक हो तो आप जरूर उसको दुरुस्त करिएगा। जरूर, नंबर है 9630899002, 9630899002। ये स्पंदन हेल्पलाइन का नंबर है, और ये आप इसका भी मदद ले सकते हैं। और ये केवल इंदौर के लिए नहीं है, ये भी पूरे मध्य प्रदेश या पूरे देश के लिए है। पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए है, देश भर से कॉल्स आते हैं। और ये 24 घंटे 7 दिन ये सेवा इसकी होती है। तो आप उमंग हेल्पलाइन का भी मदद ले सकते हैं, 14425, और स्पंदन ये जो हेल्पलाइन है इसकी भी मदद ले सकते हैं। और तो अभी हम आगे फिर माया जी से इसके संदर्भ में और बातचीत करेंगे कि किस तरह के केसेस अभी आ रहे हैं या उस तरह का। लेकिन मेरा सवाल जो बीच में डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी हमसे कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण अभी इस प्रक्रिया से अलग हो गए थे। डॉक्टर साहब, मैंने पहले जो बातचीत कर रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर हम सबके यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक का विचार तो बहुत बात की चीज है। पहली बात तो घर में ये समझना, या यदि कोई गुमसुम बैठा है तो उसको, जैसे आपने कहा कि उलाहना देना कि तू मजबूत है और तू ऐसे कैसे हो सकता है, या इस तरह की चीजें समझाइश देते हुए आगे बढ़ना। वहां पर यदि मुझे एक घर के सदस्य होने के नाते या एक मित्र होने के नाते मुझे ये चीजें शुरुआती दौर पर दिखती हैं, तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं, हमारे दर्शक वहाँ क्या कर सकते हैं, ताकि जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे उसके पहले हम कुछ ऐसी कसरत तो जरूर कर ले ताकि उस साथी को इस स्थिति में जाने से बचा सकें। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दें, फिर मैं मैडम की तरफ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो वहाँ पर हमारे पास एक टूल रहता है वो ये रहता है एक अच्छा संवाद, जैसा कि मैंने जिक्र किया। पहले हम पूरी बातें करें। एक बहुत बड़ा मिथ है कि आत्महत्या का कोई विचार प्रकट करे तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जबकि है इसका उल्टा, बात जरूर करनी चाहिए और ऐसा स्पेस देना चाहिए कि वो अपने मन की सारी बातें कह सके, एक्सप्लोर करना चाहिए। और जब हम एम्पैथी के साथ किसी को सुनते हैं तो सामने वाला बताता है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप उनसे किसी भी बारे में बात करें। अगर वो मेथड भी डिस्कस कर रहे हैं तो आप उनसे बात करें। और दूसरा क्या करें, इसके लिए मैं आप सबसे एक प्रश्न रखना चाहता हूं। जैसे ही आपको लगता है कि आपका कोई परिजन, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो आप क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता आप बिना किसी एक्सक्यूज के वहां पर रुकेंगे। आपको जो डॉक्टर मिलेगा, जो साधन मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, आप सारा प्रयास करेंगे। उतनी ही चपलता ऐसा किसी के कहने पर आपको दिखानी है। दूसरी, अगर आपके गांव में पीएचसी है, सीएचसी है, वो सपोज वहां पे एक हड्डी का डॉक्टर पोस्टेड है या जनरल डॉक्टर पोस्टेड है और आपको होता है तो आप हॉस्पिटल तो उसको ले ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको प्राइमरी हेल्प मिलेगी। तो ये सब सुनने समझने के बाद उनको किसी ना किसी डॉक्टर के पास में जरूर ले जाएं। और आप क्या हेल्प दे सकते हैं, उसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट वाक्य हैं जी। वो ये हैं कि कभी कभी ऐसे विचार आना एकदम गलत बात नहीं है। आप में ये जो विचार आ रहे हैं ये गलत बात नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दूसरा, ये आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मामला नहीं है कि आप ऐसे हैं, आप निगेटिव हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अखबारों के माध्यम से भोपाल सिटी इंफॉर्मेशन पोर्टल में वीडियो टॉक चल रही थी, उसमें सुना है मैंने कि डिप्रेशन एक मानसिक रोग होता है जिसमें हमें आत्मघाती ख्याल आते हैं। और सबसे अच्छी बात है, वहां पे डॉक्टर काउंसलर्स ने बताया कि ये प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल, इसका उपचार संभव है और ये दिमाग में हमारे रासायनिक असंतुलन की वजह से होता है। तो चलो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए
आगे बढ़ते हैं और इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तुम्हारे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, ठीक बात है, मैं समझ रहा हूँ ये विचार, अगर मुझे डिप्रेशन होगा तो मुझे भी आ सकते हैं। तो ऐसे में जो पर्सन होता है जिसमें ऐसे विचार आ रहे होते हैं, वो खुद को विक्टिम फील करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि ये हमारी एक समस्या का प्रकार, समस्या का लक्षण है जो कि जिसका उपचार संभव है। तो अचानक उसका फ्रेम ऑफ माइंड बदल जाता है और उसे ये भी लगता है कि कोई है। और दूसरा जो आपने हेल्पलाइन बताई, मैडम ने बताई, हेल्पलाइन है, आसरा करके हेल्पलाइन है, पूरे देश में आप उसमें कहीं से भी बात कर सकते हैं। प्लस इंदौर में बहुत ही उत्कृष्ट काम चल रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया, वो सभी लोग उसके बारे में वाकिफ हैं। तो ऐसी जगहों पे भी हम बात करके काउंसलिंग वहां पर इमरजेंसी में ले सकते हैं, और किसी भी डॉक्टर से मिलने में नहीं हिचके, और निकट के मनोचिकित्सक से आप तत्काल संपर्क करें। अगेन मैं बोल रहा हूं कि अगर मनोचिकित्सक उपलब्ध नहीं है, किसी भी चिकित्सक से आप अवश्य मिले, काउंसलर से मिले, और परिवार में इस बात को उजागर करें। ऐसा नहीं है कि कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं युवा वर्ग के, जिन गांव और तहसील प्लेसेस की आप बात करेंगे, सर मैंने घर में किसी को बताया नहीं। बिल्कुल नहीं, हिचकिए हिचकिए बिल्कुल मत, आप बिल्कुल बताइए घर वालों को, इसमें कोई शेम का विषय नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आप देखिए कि एक मशहूर अदाकारा ने पिछले 3-4 साल पहले डिप्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया, उसके बाद कितनी सारी चर्चा शुरू हुई, उन्होंने खुल करके बातें करना शुरू करी। ये शेम का विषय नहीं है। जैसे मुझे मलेरिया हो सकता है, जैसे कोविड हो सकता है, वैसे ही किसी को डिप्रेशन हो सकता है और आत्मघाती ख्याल आ सकते हैं। ये बहुत मैं क्या महत्वपूर्ण कुछ बात है। ऐड करूं सत्यकांत जी, मैं कुछ ऐड जी करूं हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल। डॉक्टर साहब के उसी में जी, मेरा एक सबसे निवेदन है कि अगर हम अपने आसपास में जो डॉक्टर साहब ने लक्षण बताए, ऐसे कोई भी लक्षण अगर हम देखते हैं, तो आप साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, संवाद जो डॉक्टर साहब ने बताया, आप संवाद स्थापित करिए। संवाद स्थापित करके कोशिश करें, बिना रोके टोके, बिना जजमेंटल हुए, बिना ज्ञान दिए, बिना रोके टोके उनको ध्यान से कान दे दें उनको। इसके बाद में सेकंड जो स्टेप होता है, वो आप अगर खुद नहीं आगे बढ़ सकते हैं या आपके एरिया में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके हमें बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत है। तो हमारे यहाँ से हम लोग कॉल करके उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम रेफरल दे सकते हैं कि फलानी जगह अगर है तो इस जगह पर ये सज्जन, ये डॉक्टर साहब है जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये भी एक काम किया जा सकता है इस बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो दो बात तो बहुत स्पष्ट है जो हम सबको नोट कर लेनी चाहिए, जितने दर्शक इसको देख रहे हैं। एक तो ये शर्म का विषय नहीं है कि यदि हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो हमें शेयर करना है। और दूसरा, जो साथी ऐसे भी देख रहे हैं कि जो साथी उनसे शेयर करते हैं, तो उनको हम शर्म महसूस ना होने दें कि अरे आपने ऐसा शेयर किया या आप इस स्थिति से गुजर रहे हो। नहीं, उनकी बातें हम कम से कम सुन लें, ताकि एक पहली स्थिति से हम उसको यहाँ से निकाल सकें। तो ये दो चीजें तो हैं। जब हम अभी स्पंदन की साइट का जिक्र कर रहे थे, स्पंदन की हेल्पलाइन का जिक्र कर रहे थे, वैसे डॉक्टर साहब ने बीच में जल्दी जल्दी में एक नाम ले दिया, आसरा हेल्पलाइन। वो भी इसी तरह से देशव्यापी एक हेल्पलाइन है। वैसे एक प्रयोग और हुआ है, यूनिसेफ के साथियों ने निमहैंस के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु के साथ मिलकर एक और हेल्पलाइन क्रिएट की है, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के संदर्भ में अलग अलग नंबर्स हैं। लेकिन हम वो तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 नंबर्स का जिक्र जरूर कर दूं। ये नंबर भी सुबह 10 से 5 बजे तक लगातार हर दिन ये उपलब्ध रहते हैं। इस पर काउंसलर साथी उपलब्ध रहते हैं, और इसमें किशोर साथी, युवा साथी सभी इसकी मदद ले सकते हैं। इसमें निमहंस के साथियों ने इसकी ट्रेनिंग की है, और ये ट्रेंड काउंसलर यहाँ पर भी हैं। उसका नंबर मैं यहाँ से दोहराना चाहता हूँ। इसका नंबर है 8889 8899 83062, 8899 83062। हिंदी में कहें तो 88899836062, 88899836062। ये निमहैंस के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद तैयार हुए जो वाले काउंसलर साथी हैं, ये मध्य प्रदेश में ये एक अलग तरह की सेवाएं भी देते हैं। और ऐसे ही निमहैंस की एक देशव्यापी वेबसाइट, देशव्यापी हेल्पलाइन और है, उसका नंबर थोड़ी देर बाद शेयर करूंगा। और साथ ही जैसा अब हम बात कर रहे हैं कि अब जरा हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ भी चल रहे हैं कि किस तरह के प्रयास हो रहे हैं और आशा का दौर हम कैसे इस पूरे बीच में देख सकते हैं। तो एक तो अभी हमने प्रयास देखा है उमंग हेल्पलाइन के थ्रू, स्पंदन हेल्पलाइन के थ्रू भी हम इस तरह के साथी जो हमारे इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं, वहाँ हम ऐसे साथियों को मुखातिब करा सकते हैं। वो साथी इस पर बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकते हैं। लेकिन ऐसा ही एक प्रयास अभी दिल्ली में भी शुरू हुआ, और वो पुलिस के साथी जो इस पूरे विपरीत दौर में, यानी
कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि हमारे पुलिस के साथी अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर डटे हुए हैं, शिद्दत के साथ डटे हुए हैं। बहुत सारे साथी कोरोना की चपेट में भी आए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हम चाहे हम तो अभी अनलॉक में हैं, वो लॉकडाउन में भी इसी शिद्दत के साथ काम कर रहे थे और अनलॉक में भी उसी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। एक सलाम उन सभी साथियों को बनता है जो ये कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है, डॉक्टर्स भी शामिल है। और ऐसे ही अभी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अपने आप में तनावग्रस्त हुए और उन्होंने ये बात अपने आला अधिकारियों के बीच में रखी। तो दिल्ली में भी एक प्रयास शुरू हुआ है जो पुलिस के संदर्भ में है, उसका नाम है हेल्दी पुलिस हैप्पी पुलिस। वहां पर भी पुलिस के साथियों की जो तनाव से गुजर रहे हैं उनकी काउंसलिंग का एक प्रयास चल रहा है। लेकिन एक प्रयास हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में चल रहा है और जो पुलिस के साथियों द्वारा किया गया एक प्रयास है। आमतौर पर हम सब बचपन में हम सब ऐसे अभिशप्त हैं या ऐसे हैं कि जिससे बचपन से ही हम हमारे दिमाग में एक पुलिस की छवि बनाई जाती है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे घर में हम दूध भी नहीं पीते थे या कुछ नहीं खाते थे तो कहते थे दूध पी लो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। तो हम सबके दिमाग में पुलिस की वो छवि बनाई जाती है। और श्रद्धा मैडम मुस्कुरा रही हैं ये बात सुनकर, लेकिन मैडम वास्तविकता यही है कि हमारे दिमाग में ऐसी छवि बनाई जाती है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके उलट है। और पुलिस बहुत अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से, जैसे यदि मैं किशोर साथियों या बच्चों की बात करूं जो अंडर 18 बच्चे हैं, उनके लिए अब हमारे मध्य प्रदेश या पूरे देश के हर थाने में अब बाल कल्याण पुलिस अधिकारी हैं जो वो भी इस तरह के मसलों में बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हमें कई बार पता नहीं होता और कई बार हम इन सेवाओं का लाभ नहीं लेते। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहल बैतूल पुलिस ने शुरू की है और उसका नाम बहुत ही शानदार नाम दिया है। उसका नाम है आसपास, यानी अपने आसपास ही हमें देखना है, समझना है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और इसलिए हमें बहुत खुशी है और बहुत हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ अभी बैतूल जिले से ही एडिशनल एसपी महोदया श्रद्धा जोशी मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मैं मैडम बगैर लाग लपेट के आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो आसपास नाम का प्रयास है, थोड़ा इसके विषय में हमारे सारे दर्शकों को आप बता दें कि आसपास प्रयास क्या है। और जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था, वो मेरी पर्सनल चैट के मार्फत मैंने आपसे पूछा था कि क्या बैतूल जिले के अलावा भी लोग इससे जुड़ सकते हैं, तो आप उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए ये प्रयास और बाकी लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं। मैडम प्लीज। श्रद्धा मैम प्लीज आप बात रखिए। श्रद्धा मैडम आप सुन पा रही हैं? लगता है अभी श्रद्धा मैडम का भी वो तकनीकी दिक्कत के चलते उनसे संपर्क अभी कटा है, तो वो जब जुड़ेंगी तब हम इस प्रयास के विषय में बातचीत करेंगे। अभी मैं फिर से एक बार डॉक्टर साहब के पास लौटता हूँ और डॉक्टर त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब से अभी ये पूछना चाहता हूँ कि मैडम जुड़ी क्या? नहीं, मैडम अभी नहीं जुड़ी। मैं डॉक्टर साहब से अभी एक बार फिर से यही पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब यदि अभी हम इस दौर में सुन रहे हैं और ये भी मतलब लग रहा है कि कोरोना काल में इम्यूनिटी की बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहुत जरूरत है, इसको अलग अलग तरीके से बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने अभी एक जगह पढ़ रहा था, शायद लैंसेट का ही कोई पेपर था, और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से था कि जब हम इस तरह की स्थिति जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं उससे दो चार हो रहे होते हैं, तो ये पूरे अलग अलग सिस्टम्स पर प्रभाव डालते हैं। चाहे वो हमारे भावनात्मक असर तो हैं ही, लेकिन इसमें तनाव से शरीर पर असर है, दिमाग पर असर है, व्यवहार में असर हो रहा है। जैसा माया जी कह भी रही थी कि नशे की तरफ बहुत सारे उन्मुख होते हैं, तो क्या इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी कोई प्रभाव पड़ रहा है? और ये जो नशे की तरफ उन्मुख हो रहे हैं साथी, तो क्या हम उससे कैसे अभी उबर सकते हैं और कैसे किया जाए? देखिए, जो तनाव है निश्चित तौर पर हमारी इम्यूनिटी को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और सबसे पहले तो इम्यूनिटी जो बूस्टर जैसे वेबिनार चल रहा है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिकली जो इम्यूनिटी हम लोग बूस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो जो एक मेरा चिकित्सक के रूप में व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अगर हम बढ़िया सी डाइट लें और अच्छा सा सोएं, वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है। अदरवाइज आप मार्केट की चपेट में भी फंस सकते हैं, बाजारवाद के फेर में फंस सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या मुझे लग रहा है आगे आने वाली है। और मितव्ययता से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खर्च कीजिए, क्योंकि आगे पैसे आपको काफी काम आने वाले हैं जो आपने संचय किया हुआ है।
तो ओवरऑल तनाव का इम्यूनिटी पर काफी निगेटिव इम्पैक्ट है। इवन आप ये मान के चलिए कि तनाव, एक्सेसिव तनाव जो हम ठीक से बियर नहीं कर पाते, अगर हम प्रबंधन में दक्ष नहीं है, तो वो शरीर के हर सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, इंक्लूडिंग इम्यूनिटी। इवन हमारी डायबिटीज को वर्स कर सकता है, हमारे जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उनको वर्स कर सकता है, किडनी की प्रॉब्लम को वर्स कर सकता है। और जो स्लीप है, आजकल जो युवाओं में जो इम्यूनिटी मुझे ऐसा लगता है जो कम हुई है, या कम एज में बहुत सारी घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं, उसमें स्लीप डिप्रिवेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और स्पेशली हमारा जो स्क्रीन का एडिक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इवन जो आप नशे की बात कर रहे हैं, स्क्रीन का जो नशा है वो भी अपने आप एक बहुत बड़ा नशा बन के सामने आ रहा है। तो तनाव प्रबंधन के लिए दो तरीके हैं, या तो हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करें या फिर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। दोनों का मिला जुला जो कंबाइंड ट्रीटमेंट होता है वो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो नशा जो लोग करते हैं, मैंने अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे में एक बात कही थी कि आप नशा करके अपने अंदर के एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी डिसफंक्शनल पर्सनालिटी ट्रेट अर्थात हमारा जो व्यवहार का तरीका है उसकी डायग्नोसिस को डिले कर रहे हैं। क्योंकि हमने तनाव को निपटने के लिए मैंने शराब पी ली, मैंने सिगरेट ले ली, मैंने गांजा पी लिया, तो कहीं ना कहीं ट्रांजिएंटली मेरी एंजाइटी कम हुई, तो मैं अपनी डायग्नोसिस को डिले करता जा रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं एक बड़े फॉर्म में, एक विकृत रूप में हमारे सामने जरूर आएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब यहाँ पे बात आत्मघाती कदमों की हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नशे के उपयोग से लगभग 30 से 40 गुना खुद को नुकसान पहुंचाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। स्पेशली अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें या इवन डिप्रेशन की बात करें, तो नॉर्मल पॉपुलेशन वर्सेस ऐसी पॉपुलेशन जो नशा कर रही है उसमें आत्मघाती दरें काफी ज्यादा होती हैं, और काफी जो उनके मीन्स होते हैं, तरीके होते हैं, वो काफी घातक होते हैं। तो हमारे डबल डैमेज है उससे। एक तो हम अपना तनाव का जो प्रबंधन है वो गड़बड़ कर रहे हैं, फाइनेंस का भी लॉस कर रहे हैं, हम अपने शरीर का भी लॉस कर रहे हैं, साइकेट्रिक डायग्नोसिस को भी डिले कर रहे हैं, प्लस खुद को जो नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जरूरत है कि हम अपने विवेक से काम लें, और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसको बढ़िया से हम यूटिलाइज करें। चाहे वो हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं, मैडम ने आपने हेल्पलाइंस बताई, उनके थ्रू हम जा सकते हैं, उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम साइकेट्रिस्ट से मिलकर के मेडिकेशन कर सकते हैं। खुद से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करें, क्योंकि वो आपको एक विकृत रूप में जरूर बड़े फॉर्म में डायग्नोसिस डिले होकर के गंभीर फॉर्म में सामने जरूर आएगी। बच नहीं सकते आप एंजाइटी डिप्रेशन से। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये इस परिचर्चा में इस तरह से प्रकाश डालने में, क्योंकि आमतौर पर बहुत आसान तरीका लगता है कि हम नशे का सहारा ले लें और इससे निकल जाएंगे, जबकि हम निकल नहीं रहे, हम देरी कर रहे हैं। तो श्रद्धा जी, मैडम माया जी, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूँ, क्योंकि श्रद्धा मैडम अब फिर से जुड़ गई और फिर से कनेक्शन उनका जुड़ा दिख रहा है। तो मैम, जब ये कनेक्शन लूज हुआ था उस समय मैं एक सवाल कर रहा था, और एक्चुअली जो आसपास नाम का बैतूल में जो अभिनव प्रयास पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, और नाम ही बहुत, एक्चुअली नाम बहुत सम्मोहित कर रहा है कि आसपास, तो दरअसल हम यही तो बात कर रहे हैं कि अपने आसपास रहने वाले लोगों को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, यदि हम उनको थोड़ा सुन सकें और समझ सकें, तो ही शायद बहुत महत्वपूर्ण कदम इस पूरी प्रक्रिया में होगा। तो मैडम, जरा ये आसपास के संदर्भ में ये विचार कहाँ से आया, और ये पूरा जो आसपास है, ये इनिशिएटिव कैसा है, ये कैसे काम करता है, आप थोड़ा इस पे विचार रख दें। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े, मैं उनको परिचय करा दूं। अभी हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, साइकेट्रिक, बंसल अस्पताल भोपाल, आप हमारे साथ जुड़े हैं। माया बोहरा जी जुड़ी हैं, जो उमंग हेल्पलाइन की डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ श्रद्धा जोशी मैडम जुड़ी हैं, जो बैतूल से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर रही हैं। और मेरा सवाल अभी मैडम से ही है, तो मैडम प्लीज ये आसपास के विषय में अपनी बात रखें। श्रद्धा मैम, हम सुन नहीं पा रहे, आपको अनम्यूट करना होगा। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है मैम। जी, हेलो। जी जी मैम, सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है प्रशांत जी? जी जी, बिल्कुल आ रही है मैम। जी, ये जितनी सुविधा आज सोशल मीडिया के लिए नेटवर्क ने प्रदान की है, उसी में नेटवर्क का न होना बहुत बड़ा एक इरिटेटिव साइन रहता है कि जब हमको कुछ आवश्यक काम रहता है तभी ये जाता है नेटवर्क। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जैसे कि मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी बता दूं कि हम एक्चुअली बहुत टाइम से देख रहे थे कि इसमें
सतत रूप से वृद्धि हो रही है सुसाइडल केसेस में। हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं और महिला और पुरुष दोनों ही बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे में अभी पिछले दिनों एक हमारे थाना प्रभारी के पास एक कॉल आया था, जिसमें उसमें ये कहा गया कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, अगर बचा सको तो बचा लो। ये जब कॉल आया तब तुरंत हमारे जो थाना प्रभारी है उन्होंने चर्चा करके तुरंत वो स्पॉट पे गए। वाकई वो जो इंसान था वो जा रहा था रेलवे ट्रैक पे, तो उसको फिर बचाया गया और उसको सुसाइड के लिए यही कहा गया है कि आप क्यों सुसाइड कर रहे हैं। और इसमें जो बचाया वो वाकई सराहनीय कार्य था कि इस पर बहुत रिस्पॉन्सिव वे था, बहुत रिस्पॉन्ड अच्छे से किया गया और इसमें ये रहा कि वो व्यक्ति वाकई बचा। और उसके बाद एक दूसरा ये हुआ कि एक हमारा एक सब डिवीजन है, मुलताई सब डिवीजन, उसमें भी ये हुआ कि एक पत्रकार हैं, साथ ही सोशल वर्कर भी हैं और उनके पास उनके ही मित्र का आया कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। जब वहां पर आए वो और उनके द्वारा ये फेसबुक पे ये पोस्ट किया गया था और जब उनके द्वारा देखा गया तो ये लगा कि ऐसा क्यों है। वो भी गए और बहुत मशक्कत की इसके लिए उन्होंने, और 100 डायल पे भी उन्होंने सूचना दी और ओवरऑल सारी मशक्कत के बाद रात को उनके पास सब लोग पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपना जो डिसीजन था वो बदला और फिर उन्होंने फेसबुक पे फिर से लिखा कि अब मैं सुसाइड नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों ही वाक्यों में हमको लगा कि कहीं ना कहीं ये रहता है कि हाँ कोई कॉल करेगा या किसी से बताएगा या नहीं बताएगा, लेकिन ये दोनों वाक्य ऐसे हैं जब हमको लगता है कि उस जो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी बात शेयर करना चाहता है या बताना चाहता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। और वो जो सेकंड्स का जो इंटरवल रहता है कि जिन सेकंड्स में वो सुसाइड कर लेता है, अगर उस सेकंड्स में कोई मदद या कोई भी बातचीत करने वाला व्यक्ति, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उसे समझाइश की जरूरत नहीं रहती है, उसे जरूरत रहती है कि कोई उसकी बात सुने। तो वाकई अगर ऐसा कोई इंसान वहां पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है। इसी कंसेप्ट को लेके हम ये प्रयास में लगे हुए थे कि ऐसा कोई हेल्पलाइन हम लोग शुरू करें जिससे कि हम उन तक पहुंच सके या हमारी पहुंच उन तक हो सके जो ये सुसाइड वाला कदम उठाना चाह रहे हैं। तो आसपास का जो कंसेप्ट है वो आसपास आपके संकट पर आपके साथ, ये है आसपास। चाहे हम उसको इंग्लिश में देखें या एंटी सुसाइडल पुलिस अवेयरनेस स्क्वाड, यह इंग्लिश में या हिंदी में, जो आसपास का था कि अगर संकट में है, सामने वाले को संकट हो रहा है और इस कदर संकट हो रहा है कि वो अपनी जान ले लेगा, तो उसके लिए पुलिस उसके लिए 24/7 है। और 24/7 के लिए हमने ये हमारी हेल्पलाइन शुरू की जिसमें हम लोगों ने 3 नंबर बैतूल पुलिस के लिए रखे हैं। और आपको सरप्राइज होगा कि पिछले 3 दिन से ये जब ऑपरेट हो रहा है तो इस पे न केवल बैतूल से बल्कि बैतूल के बाहर से भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और हम बिल्कुल कंट्रोल रूम के माध्यम से और हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से हम उन जिलों के कंट्रोल रूम को ये अवगत कराते हैं कि यहाँ से कॉल आया है और कृपया इस संबंध में जो भी संबंधित थाना प्रभारी है या अधिकारी है वो इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। हेलो, बहुत महत्वपूर्ण पहल है मैम, और आपने आसपास के का पूरा फुल फॉर्म भी बताया तो और थोड़ी स्थिति स्पष्ट हुई है। और अभी बहुत शुरुआती स्टेज में ये पूरा प्रयास है, लेकिन अभी से ही जैसा मैडम कह रहे हैं कि पिछले 3 दिन में ही हमें समझ में आ रहा है कि ये किस तरह की इसमें न केवल बैतूल जिला बल्कि दूसरे जिलों के भी साथी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मैम इसमें जो लोग इसमें हैं, क्या ये हमारे सामान्य पुलिस के साथी हैं या उनकी भी कोई इस तरह की कोई ट्रेनिंग हुई है काउंसलिंग की, या वैसी कैसे साथी इसमें जुड़े? इसमें जो हम लोगों ने प्रयास किया है वो अभी तो हमारा यही है कि हमने एक इसमें साइकोलॉजिस्ट भी रखा हुआ है जो कि साइकोलॉजी से उन्होंने अपना डिप्लोमा किया हुआ है, साथ में कुछ ट्रेनिंग्स भी की हुई है। उसके साथ ही साथ सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने डॉक्टर से भी टाई अप किया हुआ है कि अगर कोई लगता है कोई केस तो हम क्रिटिकल केयर के लिए उनकी भी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये जो सेल ऑपरेट हो रहा है इस सेल में अभी पुलिस कर्मचारी अधिकारी ही लगे हुए हैं। एक डीएसपी लेवल के अधिकारी इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं हूँ और एसपी मैम भी इसको पूरा देख रही हैं। और इसमें यह है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी लगे हैं पुलिस के ही लगे हैं और वो पुलिस के जो भी डिप्लॉयड फोर्स है वो इन कॉल्स को लेती है, रिसीव करती है और उनको समझाइश देती है। जैसे अभी मैंने देखा जितने भी कॉल्स अभी आए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड देखा जब मैंने, तो उनका है कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर या पत्नी चली गई है 2 महीने से मायके
तो वो इतना ज्यादा उसमें है, जिसमें हमारे पुलिस कर्मचारियों को भी लगा कि हम लोग कैसे काउंसलिंग करेंगे। लेकिन जब जैसे जैसे कॉल्स आ रहे हैं तो बस यही कि उनकी बात प्रॉपरली सुन ली जाए। उनकी बात इस कदर इस ढंग से वो कहते हैं कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, वो बात ही सुन ले। तो इसलिए मेरे द्वारा भी ब्रीफिंग दिया गया है, एसपी सर द्वारा भी उनको पूरा क्लियर किया गया है, और डीएसपी जो हमारे जो उसके मॉनिटरिंग के लिए उसके चार्ज में बनाए गए हैं उनको भी पूरा बताया गया है। साथ में साइकोलॉजिस्ट से भी बात करवाई गई है। तो अभी जो ये सेवा जो हेल्पलाइन में जितने भी कॉल्स अटेंड कर रहे हैं वो पुलिस कर्मचारी ही अटेंड कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पहल है मैम। और एक बार फिर से बैतूल पूरे पुलिस प्रशासन को, एसपी मैडम को, एडिशनल एसपी मैडम को और बाकी सभी जिनके नेतृत्व में ये पूरी प्रक्रिया चल रही, फुल प्रूफ प्रक्रिया है, डीएसपी स्तर के लेवल के लोग इसको देख रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसके लिए बहुत साधुवाद आपको, क्योंकि इस तरह की पहल यदि मुझे लगता है कि 55 जिलों में यदि शुरू हो जाए तो शायद एक बहुत हद तक हम सब इसमें कुछ पार पा पाएंगे। उमंग हेल्पलाइन अपनी तरह से चल रही किशोर साथियों के लिए, पुलिस का ये प्रयास जो सभी उम्र के साथियों के लिए होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। अगले लास्ट सेगमेंट में मैं आपके पास फिर से आऊंगा कुछ होप के संदर्भ में बातचीत के लिए। मैं एक बार फिर से माया मैडम की तरफ चलता हूँ कि मैम अभी एक तो आप डॉक्टर साहब की बात में कुछ जोड़ना चाह रही थी, आप वो जरूर जोड़िएगा, लेकिन उसके साथ साथ बस मेरी एक जिज्ञासा है, जो हो सकता है शायद किसी दर्शक की जिज्ञासा भी हो, कि उमंग हेल्पलाइन में जैसे मान लीजिए मेरे पास आपके पास कोई कॉल आया और यदि वो कॉल में तत्काल कोई पुलिस मदद की जरूरत है या किसी तरह की और हेल्प की जरूरत है, तो आप इसको कैसे एसोसिएट करते हैं, कैसे इसको टाई अप करते हैं, और ये लिंकेज कैसे एस्टेब्लिश होता है? और इस तरह का कोई यदि तात्कालिक कोई उदाहरण यदि आपके साथ हो तो प्लीज जरा उसे शेयर करें, ताकि हमारे साथी और समझ पाएं कि हेल्पलाइन कैसे काम करती है। जी 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 बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब की बात में तो ये ऐड कर रही थी कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में क्यों देर करता है व्यक्ति। एक्चुअली हमारे यहाँ साइकियाट्रिस्ट के नाम से घबराते हैं, लेकिन बाबाओं के पास जाने में, आई एम सॉरी टू से, बहुत रिलीजियस वैल्यूज के साथ लोग जाते हैं वहां पर, लेकिन तांत्रिकों के पास और बाबाओं के पास ऐसी कोई समस्या होती है तो पहले जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक के पास बाद में आते हैं, और इस तब तक इनके पास आते हैं तब तक बहुत डिले हो जाता है। तो तात्कालिक जैसे ही पहचानने लक्षणों को देखें तो तुरंत किसी साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें या मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें तो ज्यादा फायदा होगा उसको। मैं ये ऐड करना चाहती थी। अब सेकंड जो सवाल था आपका, तो हम लोगों ने एक लिंकेज पूरी रेफरल डायरेक्टरी पूरे प्रदेश की डेवलप कर रखी है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो बाल अधिकार से रिलेटेड है, पॉक्सो से रिलेटेड है, या और कोई वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड है, या अन्य किसी केस से रिलेटेड है, जहां हमें लगता है कि हमें प्रिलिमिनरी हेल्प देने के बाद में हमको लिंकेज करना है, तो हम उसको क्लाइंट जो फोन कर रहा है उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेके, ट्रस्ट बिल्ड करके उसको एम्पावर करते हैं कि आप फलानी जगह से हेल्प ले लें। वो उसको हेल्प लेने के लिए तैयार करते हैं, उसका पूरा लिंकेज और जो भी संदर्भ के जो नंबर्स है वो हम उनको दे देते हैं। साथ में कई बार हमारे संस्था से हम भी कॉल करके उनको बता देते हैं कि आपके पास इस तरीके से इसका फलाने का कॉल आएगा, तो आप प्लीज उसको प्रायोरिटी बेसिस पर हैंडल कीजिएगा। तो इस ढंग से हम लोग ये हेल्प लेके और पूरा एक लिंकेज रेफरल डायरेक्टरी पूरी प्रदेश की डेवलप की है। उसमें तकरीबन अभी तक हमने 2,500 लोग संस्थाएं इनको समाहित किया हुआ है। तो जिस क्षेत्र से, मान लीजिए होशंगाबाद क्षेत्र से अगर हमें कोई हेल्प की जरूरत है तो होशंगाबाद क्षेत्र का पूरा एक कैटलॉग बना रखा है, पूरी डायरेक्टरी बना रखी है, तो हम उसको वहां के लोगों से लिंकेज कर देते हैं। अब इंदौर का है तो इंदौर के लोगों से लिंकेज कर देते हैं। तो इस ढंग से हम ये काम कर रहे हैं। आप या कि पिछले 2 महीनों में कोविड के टाइम में हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स थे जिनके पास खाने को नहीं पहुंचा था, राशन नहीं था, मेडिकल हेल्प नहीं थी जिनके पास में, या कुछ बच्चे दूर दराज इलाकों में फंसे हुए थे। तो ऐसे में सब दूसरी अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर लिंकेज डेवलप करके हमने जिन्होंने मेडिकल फैसिलिटी चाहिए थी वहां तक पहुंचाया, जिन्हें भोजन की व्यवस्था करवानी थी उनके लिए वहां के संदर्भित क्षेत्रों में भोजन की व्यवस्था। ये इस तरीके से हमारा हेल्पलाइन पे फंक्शनिंग चलती है। तो आप सब समझ पा रहे हैं साथी कि केवल ये हेल्पलाइन मतलब काउंसिल करने का ही काम नहीं कर रही, बल्कि लिंक करने का भी काम कर रही है, और जो बहुत महत्वपूर्ण पहल है कि हमारे जिले के साथियों से ही जोड़ने के काम कर रहे हैं, ताकि जल्दी समय पर
और एप्रोप्रिएट जो लंबे समय तक चलने वाली मदद भी सुनिश्चित की जा सके। तो ये साथी, जैसे हमने अभी एक बैतूल का प्रयास देखा, उमंग हेल्पलाइन का हम प्रयास देख रहे हैं, बीच में मैंने दिल्ली पुलिस का एक प्रयास किया, आपके साथ शेयर किया था, हेल्दी पुलिस हैप्पी पुलिस करके, जिसमें वो पुलिस के साथियों का तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो साथी अलग तरीके के तनाव से गुजर रहे हैं, ड्यूटी का तनाव, लंबे समय तक लगातार काम करने का तनाव, ऐसे बहुत सारे तनाव हैं। तो साथियों, अभी तक हमने ये बातचीत कर ली कि देश और दुनिया में हमारी इस पूरी समस्या के संदर्भ में स्थिति क्या है। हम डॉक्टर साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से समझा भी दिया कि यदि हमारे आसपास कोई साथी यदि ऐसे हैं तो उसके लक्षणों के साथ हम उन्हें कैसे समझें कि वो इस स्थिति से जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे हैं। और अभी माया जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित किया, और वो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। बच्चों के साथ कई बार सेक्सुअल वायलेंस हो रहे हैं और बच्चे उससे दो चार रहते हैं और वो कई बार घरों में नहीं कह पाते, और खासकर ये हम लड़कों के साथ बड़ी दिक्कत है कि वो घरों में शेयर नहीं कर पाते हैं, ना माँ बाप के साथ इतना उनका रिश्ता रहता है, और ना वो माँ के साथ कुछ इसको शेयर कर पाते हैं, और वो अंदर ही अंदर इससे जूझते रहते हैं। और नई स्टडीज भी बता रही हैं कि कई बार बच्चे इससे सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, और जितने पालक हमारी इस पूरी परिचर्चा को सुन रहे हैं, आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी बच्चे के साथ यदि सेक्सुअल वायलेंस है तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। हम कई बार बच्चों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि अरे तुम ही वहां गए क्यों, तू ही वहां क्यों गई। तो दरअसल इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, बच्चा अपने तरीके से, बच्चे को बचपन जी ने कहा कि उसको यहाँ वहां जाने का हक है। ये मेरी और आपकी बड़ों की जिम्मेदारी कि हम उनको सुरक्षित वातावरण दें। तो कई बार ये चीजें भी बच्चे इसलिए शेयर नहीं करते और वह अंदर ही अंदर जूझते रहते हैं। ऐसे में भी ये हेल्पलाइन सारी मदद करती है। और अब मैंने जैसे बीच में जिक्र किया, फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हर थाने में अभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी भी हैं जिनको भी हम ये बातचीत कर सकते हैं, और उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से की गई कि वो बच्चों के साथ इस तरह की मसलों को बेहतर तरीके से डील करें। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी किशोर न्याय अधिनियम के तहत जब ये पुलिसकर्मी, जिनको हम बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम से जान रहे हैं, ये जब बच्चों के साथ डील करते हैं तो वो खाकी वर्दी में नहीं होते, वो सादी वर्दी में रहकर बातचीत करते हैं, ताकि जो मैं अभी आपसे पहले कह रहा था मजाक में, लेकिन वो बहुत गंभीर बात है कि हम सबके दिमाग में पुलिस का एक भय भय बना हुआ है जो वर्दी के साथ जुड़कर आता है। इसलिए ये सारे पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रहकर बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। तो साथियों, व्यवस्थाएं बहुत हैं। कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में अगले 10 मिनट में हम इस परिचर्चा को थोड़ा खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम समय से मतलब विलंब से शुरू हुए थे, लेकिन हम धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है। हम 10 मिनट में इस परिचर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, और अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने इसका परिचर्चा का विषय रखा था, अवसाद, तनाव और आशा। तो अब मैं डॉक्टर साहब की तरफ फिर से मुखातिब हो रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, कोरोना काल है और ऐसे कई काल हैं, लेकिन इस सब के बीच में हमारे और आसपास जीवन जीने के बहुत महत्वपूर्ण चीजें मौजूद हैं। हमारे आसपास इस जीवन को रंगीन बनाने के, इस जीवन को खुशनुमा बनाने की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, और हमारे अपने घर में मौजूद हैं। जैसे मैं यदि इस पूरे कोरोना लॉकडाउन का एक छोर और पकड़ूं, तो यदि एक छोर हम ये पकड़ रहे हैं कि हमारे काम धंधा नहीं है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन दूसरा छोर यदि मैं ये पकड़ूं कि समय हमको वो मिला है जिसमें हम बच्चों के पास कम से कम बैठ पाए, ये समय वो मिला है जब हम कम से कम कई सालों के बाद अपने घरों में बैठकर लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट सब एक साथ कर पाए, मुझे ये समय मिला है कि जब मैं अपने मनपसंद किताब पढ़ पाया, मुझे ये समय मिला है कि मैं मनपसंद टीवी सीरियल देख पाया। मुझे ऐसे मतलब मैं इसके पॉजिटिव साइड यदि देखूं तो बहुत सारे पॉजिटिव साइड भी हैं। तय मुझे और आपको करना है कि हमें कौन सा सिरा कैसे पकड़ना है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अब इस दौर में या किसी भी तरह के दौर में हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत आस जगाती हैं, वो हम सबको पता है, लेकिन एक बार उसको रिविजिट करने की जरूरत है, और हम सब आपके मार्फत ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही है कि बचपन में हम कुछ पढ़कर आए। आजकल एक जोक बहुत चल रहा है व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा कि 3 तिरका क्या होता है या 3 3 क्या होता है। तो जब टीचर ने 3 1 3 बोला था, तब तक व्हाट्सएप का कनेक्शन काम कर रहा था, और जैसे ही 3 2 6 पे व्हाट्सएप का कनेक्शन टूट गया, और जैसे ही वो बच्चे ने फिर से ऑनलाइन आया और उसने 3 3 3 शायद 15 सुना होगा, वो बच्चा तो जब भी पूछते हैं 3 3 क्या होता है, तो पालक कहते हैं 9 होता है, और बच्चा कहता है 15 होता है कि मेरी टीचर ने तो यही बताया। तो यानी जो टीचर और डॉक्टर कहते हैं वो हम सबके दिमाग में बहुत आसानी से जाता है। तो हम सबको मालूम है कि हमारे जीवन में आशा के कौन कौन से पहलू हैं, लेकिन हम सब आपके मुंह से या आपके मार्फत ये सुनना चाहते हैं कि ताकि और सब लोग ये मान बैठे कि डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा था। तो डॉक्टर साहब, जरा इस पे थोड़ा प्रकाश डालें कि हम कैसे इस दौर को खुशनुमा बना सकते हैं, और अपने आसपास के साथियों के साथ कैसे इस समय को
या इस तरह के समय को व्यतीत करते हुए इसको बेहतर तरीके से ले जा सकते। प्लीज। जी, जब बात खुशनुमा होने की या सुकून की होती है तो थोड़ा सा हमें आध्यात्मिक एंगल लेना पड़ता है जीवन का। जी तो जैसा कि हम सबको पता है थ्योरेटिकली कि हम सब नश्वर हैं, जी लेकिन उसको आत्मसात कैसे करते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जीवन बहुत ही अनमोल है और जाने के बाद किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो हमें जीवन की गुणवत्ता पर फोकस करने के लिए जो सबसे अच्छा गुण या जो हमें पर्सनालिटी के जिस ट्रेट पर मेहनत करने की जरूरत है वो है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। यूजुअली जब हम अपने स्थितियों को आत्मसात करते हैं एज इट इज, जैसे आपने बताया कि कोरोना काल है, मैंने अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं, मैंने बहुत सारे अच्छे संबंध डेवलप किए, अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपने बच्ची को बहुत सारा समय दे पाया, उसको बहुत अच्छे से समझ पाया, बहुत सारी नए आइडियाज आए। मुझे लगता है कि ये कोरोना काल का ही परिणाम है कि आज हम पांचों जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्थिति को जितना जल्दी आत्मसात करके अपना गियर बदल लेते हैं, जिसको हम लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं, वो व्यक्ति मुझे ऐसा लगता है कि तनाव प्रबंधन में दक्ष होता है। और अगर हमने उस मॉडल को नहीं बदला, अगर हमें ऐसी कंडीशन चाहिए थी, नहीं हमें इतना ही पैसा कमाना था, हमें इतना ही रूटीन होना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी लाइफ में आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिलहाल हम पांचों के साथ और जो सब सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है हमारे जीवन, हमारी लाइफ। उससे इंपॉर्टेंट शायद कुछ नहीं है, क्योंकि ठीक इसी समय पर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ खो चुके हैं, देश में विदेश में पता नहीं कितने लोगों ने अपनी लाइफ खो दी है, कितने सारे लोगों ने अपने रिलेटिव्स खो दिए होंगे, लेकिन हम लोग अभी हैं। तो इस पल में हमें इस हिसाब से जीना है कि हमारा जो मेंटल साइक है उसमें इतना ही लोड हो जो हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करे। तो हम अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम बढ़ाएं, हम अपनी नई क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं। यूजुअली कई बार क्या होता है कि मैंने लोगों को देखा है कि अपनी स्किल पे एक स्टॉप लगा देते हैं और अपने आप को वहीं पर रोक लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जीवन हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का होता है। भाई जूम आ रहा है तो आप जूम सीखिए, आप जो भी जितना पैसा अभी आ रहा है उसमें जीना हमको सीखना है, जो परिस्थितियां अभी हमारी हैं वैसे सीखना है। अगर हम आर्थिक परिस्थिति की बात करें तो मुझे लग रहा है पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। जो टॉप मिलियनायर बिलियनायर्स थे वो अपने स्थान लूज कर रहे हैं, हम भी अपना स्थान लूज करेंगे। तो हमें इस परिस्थिति के हिसाब से जीना, उसमें लचीलापन लाना ही जीवन संयोजन है, जिसे मॉडर्न भाषा में, फैंसी भाषा में लाइफ स्किल या स्किल लाइफ स्किल मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो जिसने सीख लिया, जो उसने साध लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी परिस्थिति में जी लेगा। और आप देखिए कि यहाँ पर हम अपने घर वालों को कितना समय दे पा रहे हैं, ऐसे रिश्तेदारों को जिनसे हम कभी बात नहीं कर पाए, मुझे लगता है सबने बात करी होगी। अपने परिवार के साथ में खाना खाना, एक दूसरे की जो नीड्स है उनको समझना, उनकी आवश्यकताएं समझना, बच्चों में हमारे क्या व्यक्तित्व में खामियां डेवलप हो रही हैं वो समझ पाना, और उसमें हम क्या उनको इनपुट्स दे सकते हैं वो हम कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली जो हमारा व्यक्तित्व का विकास है या व्यक्तित्व में जो सुधार की गुंजाइश है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो जीवन में कुछ भी हो जाए तो हम इससे निकल जाते हैं। आप देखिए कि बहुत सारे आप जिस चीज के लिए आप करुण क्रंदन कर रहे होंगे या आपको एक विद्रोही स्वर होगा, ठीक वही चाहत बहुत सारे लोगों की उसी टाइम पे होगी। मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं रो रहा हूं कि मेरे पास 15 नहीं है, लेकिन किसी के पास 1 रुपए है, 10 रुपए उसका सपना है। तो बहुत सारी चीजें हम मेटेरियलिस्टिक न रख करके जो सोशल कनेक्ट है उसको बढ़ाएं, क्योंकि मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं, हम लोग सोशल एनिमल हैं। अगर हमारा सोशल वाला कंपोनेंट खत्म हुआ तो आप समझ सकते हैं कि हम किस ओर मुड़ते चले जा रहे हैं। तो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके आसपास कौन लोग रह रहे हैं उनसे एक बार बात तो करके देखिए। एक बार आपसे कोई समस्या में आपको दिख रहा है, उससे उसका हाथ तो पकड़ के देखिए, एक बार उसको एम्पैथी के साथ में सुन करके तो देखिए। देखिए जीवन जीने में कितना मजा है, और लाइफ बहुत खूबसूरत है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद लाइफ बहुत खूबसूरत है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और मुझे वो गाना बहुत याद आ रहा है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। एक बार जरा हमको ये टटोल के देखना पड़ेगा। दुनिया में गम तो बहुत है, लेकिन जब हम यदि सही मायने में विश्लेषण करेंगे, जैसे मैं हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इस कोरोना काल में आवाज संस्था जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, हम लोग लगातार ऐसे साथियों की मदद कर रहे थे जिनके सामने थोड़ी चुनौतियां आई। और उस दौर में मुझे हर दिन, मैं अपने सारे दफ्तर के साथियों, जितने साथी मुझे मिलते रहे, मैं उन सबसे कहता था कि हम दुनिया के उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं जिनके पास 2 वक्त का भोजन भी है,
शेल्टर भी है, और कम से कम हमारे सामाजिक रिश्ते और सारे ताने बाने हमारे इस तरीके से सेट हैं कि हम सब खा कमार भी रहे हैं और इसके साथ साथ इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमें अपने आसपास देखना ही पड़ेगा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास जीवन जीने के और जीवन को खूबसूरत बनाने के तमाम तरीके के मौके मौजूद हैं, अपनी तमाम क्षमताओं के और अपनी तमाम सीमाओं के बीच। तो हमें उनको एक बार फिर से रिविजिट करने की जरूरत है, और सही मायने में हमने कितने रिश्तेदारों से इस बार बातचीत की है और क्या क्या नहीं किया है। ये 2 तात्कालिक महीनों रूप से आपके पास हो जी। सकता है जीवन खोने का कोई कारण दिख रहा हो, जी। लेकिन जीवन जीने के उसी टाइम पर हजारों कारण है हमारे पास। आप जरा सा उस एंगल पर जा करके तो देखिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। तो मैं अब डॉक्टर साहब की बात के बाद माया जी की तरफ बढ़ता हूँ। माया जी, एक हेल्पलाइन तो हमारी है, और हेल्पलाइन में जो युवा साथी इस तरह की स्थितियों से गुजर रहे हैं, किशोर साथी, वो आपसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ किशोर साथियों के लिए लिमिटेशन पे स्पंदन के नंबर पे चले जाएँ, वहाँ पे बातचीत कर लें। तो यानी कुल मिला के बातचीत ये है कि ये जीवन खोने की बजाय या इस तरह की स्थितियों में अकेले-अकेले घुटने की बजाय बात है शेयर करने की। और यदि मैं और आप शुरू कर दें ये शेयर करना, तो शायद कोई परेशानी हम सबको नहीं हो। लेकिन दिक्कत वही है, वो संकोच से निकलने की और खुलने की और शेयर करने की। तो इस दौर में आशा की किरण डॉक्टर साहब ने बताई कि हम सबके बीच में बहुत है। आप उमंग के हेल्पलाइन के साथियों को और बाकी साथियों को इस आशा के संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं, ताकि हम सब कैसे और आगे आएँ? कैसे और आप उन सब साथियों को भी जो हमारे दर्शक हैं, उनको क्या आपका संदेश क्या देना चाहती हैं कि वो सब साथी अपने आस-पास को भी कैसे टटोलें, देखें और उनकी कैसे मदद कर सकें? प्लीज़। माया जी सुन नहीं पा रहे हैं। आपको अनम्यूट करना होगा। जी। जी, मैं 2-3 चीजें इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो हमारे यहाँ पर है ना, आपने यहाँ पर भावनात्मक जो भावनाओं को नाम देना या उनको पहचानना, ये हमारे यहाँ नगण्य है। हमें हमेशा से भावनाओं को सप्रेस करना सिखाया जाता है, और वो जब हम सप्रेस करते हैं वो एक दिन पाइल्ड अप होके किस फॉर्म में निकलती है ये हमें नहीं पता है। तो मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूंगी कि हर दिन में हमारे पास 8 या 8 से ज्यादा भावनाएं हम महसूस करते हैं, जिसमें सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, चिंता भी हो सकती है, अन्य भावना भी हो सकती है, शर्म भी हो सकती है, गिल्ट भी हो सकता है। तो सभी भावनाओं को हम शुरुआती दिनों से ही बच्चों को, अगर हम बच्चों को देखें तो उनको पहचान करना सिखाएं कि ये अच्छा ये फील कर रहे हैं आप, तो ये फील कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। और हम अपने आप को भी देखें कि हम किस समय क्या फील कर रहे हैं और क्या कारण है। जैसे ही आप ये देखते हैं कि हम ये फील कर रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है, तो दुख किस वजह से हो रहा है, जैसे ही आप वजह पे जाओगे आपको दुख का आपका कारण भी मिल जाएगा और आपको निवारण भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला है कि आप जैसे ही अपने सारी भावनाओं को पहचान कर उनको शेयर करना प्रारंभ कर दीजिए। उनको अपने तक दबाए नहीं, आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से शेयर करिए। आप जो आपके लिए विश्वास पात्र है उससे शेयर करें। अगर मान लीजिए फिर भी ये विश्वास पात्र आपको नहीं मिल रहे, तो हम लिख सकते हैं। अपनी भावनाओं को लिख कर, शब्दों में उकेर कर आप उसको एक्सप्रेस कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं सबसे ये कहूंगी कि दिन भर में हम बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमारे लिए बहुत जॉयफुल होते हैं, छोटे छोटे मोमेंट है, ठीक है। हम जो प्लेजर ढूंढते हैं अपनी जिंदगी में, हम जो आनंद ढूंढते हैं, वो आनंद कहाँ ढूंढते हैं? हम मटेरियल में ढूंढते हैं, किसी बड़े फोन में ढूंढेंगे, बड़ी गाड़ी में ढूंढेंगे, नंबरों में ढूंढेंगे, इन सब में ढूंढते हैं। वो मोमेंट्री होता है, थोड़ी सी देर के लिए होता है, थोड़ी सी देर बाद में फिर वो फीलिंग खत्म हो जाती है। तो सभी लोग अपने जिंदगी में हर दिन छोटे छोटे आहा मोमेंट ढूंढे और उनको एंजॉय करना शुरू कर दे। देखिए, जो दुखों वाला जो भार है ना हमारे सर से, जो इमोशनल डिस्टरबेंस वाला भार है, जो तनाव वाला भार है, वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। तीसरा जो मुख्य जो मुद्दा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि हम हमेशा या तो पास्ट से ग्रसित विचारों से जीते हैं, या हम भविष्य की चिंता को लेकर जीते हैं। मतलब दिन भर में अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में या तो पीछे जो घटित हुआ है वो विचार रहते हैं, या फिर आगे की चिंता रहती है। हम वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाते, वर्तमान को जी नहीं पाते हैं। तो मेरा सभी से ये संदेश है कि वर्तमान में जो आप कर रहे हैं उसके साथ जीना सीख लें। आहा मोमेंट,
वर्तमान के साथ, पास्ट तो गया उसको कोई नहीं बदल सकता, भविष्य को हम कह नहीं सकते कुछ भी। हम आज पर कंट्रोल कर लेंगे तो कल ऑटोमेटिकली आपका सुधर जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ये धन्यवाद। 3 बातें हमको देखनी चाहिए जो आशा हमारे जीवन में बहुत अच्छी, हर दिन आशाओं से भरा हुआ होगा फिर हमारा दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मैं आप बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम चरण में श्रद्धा मैडम की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैम, आपने पूरी चर्चा सुनी, अभी डॉक्टर त्रिवेदी ने भी पूरे विषयों को हमारे सामने रखा, माया जी ने भी रखा। आप पुलिस की तरफ से और एक पुलिस के आला अधिकारी होने के नाते, जिले के मुखिया होने के नाते, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी तरफ से ये जो हमारे साथी, युवा साथी इस पूरी परिचर्चा को सुन रहे हैं, जितने भी साथी इस परिचर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आशा के रूप में, वो संदेश जरूर आप अपना करें। चंद लाइनें हैं कि ऐसा क्यों करना है, क्यों अपनाना है मौत को। मुसीबतें सबको आती है, हमें अपनी अपनी इबारत, अपनी दास्तान खुद अपनी मुसीबतों से आगे बढ़ के ही लिखनी है। आप अगर करना भी चाहें तो अगर इतने अच्छे नज़ारे आप हमारे आसपास देखते हैं तो ये भी देखें जरा कि जिनकी आंखें ही नहीं हैं वो भी तो आंखें जीते ही हैं। तो हम जब हमारे आसपास के नज़ारे हम देख सकते हैं तो हम ये भी तो फील कर सकते हैं, या फिर जो कि बोल नहीं पा रहा है, जो बोल ही नहीं पा रहा है, वो भी तो वो भी जी ही रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप सुसाइड करते हैं तो उससे बड़ी बात क्या होगी कि जब आप पूरी तरह से एक प्रकृति को एंजॉय करते हैं, आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, जल सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद भी अगर आप सुसाइड करते हैं तो इससे खराब बात कुछ नहीं होगी। हर मुसीबत का समय हर किसी के पास आता है। हर कभी व्यक्ति इतनी मुसीबतों से घिरा रहता है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या करें, लेकिन फिर भी इसका ये हल नहीं है कि हम हार जाएं या हम अपनी मुसीबतों के कारण आत्महत्या कर ले। जो जीवन आपको दिया गया है वो जीवन पे केवल आप ही का अधिकार नहीं रहता है। इस चीज को आपको सोचना है कि वो आपकी उत्पत्ति किसी कारण के लिए हुई है, किसी माध्यम के रूप में आप इस संसार में आए हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक आध्यात्म की ओर हमें जाना चाहिए, तो हो सकता है कि हमारी जो उत्पत्ति है वो एक माध्यम के रूप में हुई है। अगर आज मैं हूँ तो हाँ, सोसाइटी को सर्व करने के लिए ही शायद मैं जन्मी हूँ, और वो चीजें ही हमको आगे लेके चलना है। इस कंसेप्ट के साथ हमको आगे चलना है। बकाया जो भी मुसीबतें आपको आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक तंत्र आपके लिए है जहाँ पर आपको अपनी बात एटलीस्ट रखनी चाहिए। जब आप अपनी बात शेयर ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको, जैसे हमारे पास अभी आपको बताएंगे, आप बैठे हुए थे, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं अभिवादन करते हुए किसी को भेज रही थी, वहां पर आपको बता दें कि अभी व्यक्ति ये बोल रहा था कि किसी व्यक्ति द्वारा उसे इतना प्रताड़ित कर दिया जा रहा है कि वो अब आत्महत्या कर लेगा। ये बिल्कुल है कि वो वहां पे बैठे बैठे ये चीज बोल रहे थे। तो मैंने उनको यही समझाया कि आप अकेले तो है नहीं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं। तो आपका जीवन अगर आप खत्म करते हैं तो अकेले आप ही नहीं है जो आपके जीवन के अधिकारी हैं, आपसे जुड़े हुए लोगों का भी आपके जीवन पे अधिकार है। तो उसको आपको छीनना नहीं है। अगर आपको समस्या है, अगर आपको हेल्थ संबंधी समस्या है, डॉक्टर हैं। अगर आपको पुलिस रिलेटेड समस्या है, हम हैं। 24/7 हमारा है ही, जो हमारी टैग लाइन है वो 24/7 जन सेवा, देशभक्ति जन सेवा है ही। तो हम है 24/7, और बिल्कुल इस चीज के साथ हैं कि बिल्कुल हम आपके सहयोगी हैं। और हम आगे ये कर रहे हैं कि हम फैमिलियर पुलिसिंग जो है, एक फ्रेंडली पुलिसिंग है, वो हम आगे बिल्कुल बढ़ाना चाह रहे हैं। लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं। आपराधिक तत्वों में हमारा डर होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा पब्लिक को हमें एक फ्रेंड के रूप में लेना है और हमसे हमारी बात शेयर करनी है, उनकी बात हम तक लानी है, हमको उन तक पहुंच बनानी है। तो इसीलिए जिंदगी, जैसे सभी माया मैडम ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा और आपने भी कहा, सभी लोगों ने कहा कि इस जीवन को जिए, बहुत जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उस खूबसूरती को बरकरार रखें और हम हमारा जीवन जिए। बहुत धन्यवाद मैम, और आपको फिर से एक बार आसपास जैसे सार्थक प्रयास के लिए शुभकामनाएं कि आपने ये प्रयास शुरू किया माया। और मैं बिल्कुल कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में बस इस कार्यक्रम को विराम यहीं पे देना चाहता हूँ। और मैं बस आप सबसे फिर दोहरा रहा हूँ, साथ ही
हमने अवसाद तनाव के इस पूरे दौर में सबके साथ ये स्थितियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम सबको आशा की तरफ देखना है। ये जीवन बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। हमारे पास जीवन जीने के पर्याप्त मौके मौजूद हैं। हमारे पास तमाम वो चीजें हैं। हम सबको आसपास देखना है, और जैसे मैडम ने कहा कि आपके जीवन पर केवल आपका अधिकार नहीं है, बल्कि बहुत सारे साथी इससे जुड़े हुए हैं। हमें उन सबके साथ जाना है। और फिर से जरा 2-3 चीजें दोहराना चाहता हूँ, जो सबने दोहराई हैं, कि भावनाओं को दबाए नहीं, व्यक्त करें, ताकि कम से कम कोई ना कोई तो उस भावना को समझेगा, सामने आएगा, और हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाल ही लेंगे। कारण की तरफ ना जाएं, केवल निवारण की तरफ भी जाएं। और यदि आप किसी से कह नहीं सकते तो लिखकर शब्दों में डालिए, ताकि अपने अपने विचारों को आप खुद से व्यक्त कर सकेंगे। और कम से कम कहिए, शेयर करिए, क्योंकि जब तक मैं और आप शेयर नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का या ऐसी किसी भी तरह की कोई समस्या का हल नहीं हो सकता। मैं इस कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में आप सभी साथी जो हमारे साथ इस पूरी परिचर्चा में जुड़े, लगातार ये 1 सवा घंटे से जुड़े हैं, आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने इस चर्चा को पूरी शिद्दत के साथ सुना, और अपने विचार भी आपने समय-समय पर व्यक्त किए, जो कि संयोग से क्योंकि समय की सीमा के कारण हम इधर ले नहीं पाए। मैं हमारे तीनों पैनलिस्ट साथी माया मैडम, माया बोहरा मैडम, डायरेक्टर उमंग हेल्पलाइन, आपका एडिशनल एसपी मैम, जो अपने पूरे समय में बीच में हम देख रहे हैं कि वो वायरलेस पे भी हैं और इधर भी बातचीत कर रही हैं, तो आज श्रद्धा जोशी मैम, एडिशनल एसपी बैतूल, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, साइकेट्रिक बंसल अस्पताल, आप सभी विशेषज्ञ साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आवाज की तरफ से, भोपाल सिटी इंफॉर्मेशन पोर्टल की तरफ से। और भोपाल सिटी इंफॉर्मेशन पोर्टल का धन्यवाद कि इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिसमें 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। आपने उस प्लेटफॉर्म को इस तरह की चर्चा या इसके पहले भी सामाजिक सरोकार से जुड़ी चर्चाओं के लिए हम सबको को उपलब्ध कराया है। रजनीश भाई का, भोपाल सिटी इंफॉर्मेशन पोर्टल का बहुत धन्यवाद। अद्विता जी का धन्यवाद, उन्होंने ये लिंक उपलब्ध कराई। आप सबसे फिर से एक बार माफी कि हम सब कुछ आधे घंटे विलंब से शुरू हो पाए, कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर ये चर्चा बहुत सार्थक रही, ऐसा हमें लगता है। अंत में रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियों के साथ हम इस परिचर्चा को समाप्त करेंगे। उन्होंने लिखा है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। साथी, थक कर नहीं बैठना है, शेयर करना है, अपने आसपास लोगों को देखना है, समझना है, अपने मित्रों की बात सुनना है, अपने परिजनों की बात सुनना है, परिजनों को ऐसे साथियों की बातचीत सुनना है। और निश्चित रूप से हम ये सुनने समझने की प्रक्रिया शुरू कर पाए, नए सिरे से शुरू कर पाए, तो वो सुबह कभी तो आएगी, सफायर कहते थे, निश्चित वो सुबह आएगी जब इस तरह की स्थितियां, इस तरह की चुनौतियां हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का, तमाम हमारे जो विशेषज्ञ साथी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का आवाज की तरफ से, भोपाल सिटी इंफॉर्मेशन पोर्टल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी और मुद्दे के साथ इसी तरह की सार्थक चर्चा में हम सब एक बार फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।